आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। न्यूज के एक्सरे में आज सबसे पहले बात भारत पाकिस्तान की। भारत पाकिस्तान पर एक और वाटर स्ट्राइक करने की तैयारी में है, जिससे पाकिस्तान बिलबिला उठा है। बताएंगे कि कैसे शहबाज सरकार अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी आवाम पर टैक्स का बोझ थोप रही है। इसके अलावा बात भारत की सफलता की। भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और बात इसके बाद गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने नेताओं को नसीहत दी। सूत्रों से खबर संयम रखने और बिना वजह के बयानों से बचने को कहा। बोले सीजफायर में कोई तीसरा पक्ष नहीं। कतर और बहरीन में शुरा काउंसिल के नेताओं से मिला भारतीय सांसदों का दल। आतंकवाद पर खोली पाकिस्तान की पोल। ऑपरेशन सिंदूर और आतंक पर अलग अलग देशों में पाक को बेनकाब करने गए भारतीय सांसद। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव। लालू यादव ने 6 साल के लिए दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। एक्स पर पोस्ट कर फैसले की दी जानकारी। जेडीयू ने साधा निशाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस इलाके में ड्रग्स के खेल का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2360 ट्रामाडोल कैप्सूल और 120 कोडीन सिरप की बोतलें जब्त। केरल तक के पास डूबा लाइबेरिया का मालवाहक जहाज। चालक दल के 24 सदस्यों को बचाया गया। संभावित तेल रिसाव को लेकर हाई अलर्ट पर नौसेना कल ही समुद्र में झुक गया था जहाज। सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद पाकिस्तान अभी रो ही रहा है कि भारत अब एक और वाटर स्ट्राइक करने की तैयारी में है, जिसके बाद शहबाज एंड कंपनी बिलबिला रही है। दरअसल भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहे पाकिस्तान के हालात भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही खराब हो गए हैं। दुश्मन की हालत कंगाली में आटा गीला होने वाली हो गई है। हालत ये हो गई है कि आतंकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और एक एक पाकिस्तानी वहां महंगाई की मार झेल रहे हैं और उनका गुस्सा भी साफ तौर पर दिख रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपको एक एक कर दिखाएंगे। भूख मरने की नौबत आ गई है और क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी तक रोक दिया है, गर्मी से पाकिस्तान का गला सूख पड़ा है। गला तर करने के लिए पाकिस्तान भारत की तरफ आस लगाए बैठा है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा कि सिंधु जल समझौते के निलंबन का फैसला भारत वापस ले ले। पाकिस्तान उम्मीद लगा रहा है और फिर उसे सिंधु का पानी मिलने लगे ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को जैसे तैसे बचा लिया जाए, क्योंकि सिंधु के पानी पर पाकिस्तान की 90% खेती निर्भर करती है, जिससे सीधे सीधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और हो भी रही है। लेकिन पाकिस्तान की बची कुची जो हालत है उस पर भी वो कब तक टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बता दें कि प्यासा मरने की नौबत अब पाकिस्तान की आ गई है। इसके अलावा पहले से ही कंगाली के हालात थे और अब खाने को दाने दाने का मोहताज पाकिस्तान हो रहा है। पाक में महंगाई भी बढ़ गई है। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अब बस के किराए पर 100% का किराया बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के प्यासा मरने की बात क्यों हो रही है और उसकी वजह क्या है? दरअसल सिंधु जल समझौता निलंबित होना, भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की चिनाब नदी का सबसे नया वीडियो आया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी आवाम सूख चुकी चिनाब नदी पर पैदल ही चल रहे हैं और वहां की क्या हालत है, ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं। पानी का लेवल कम होने से सिर्फ कीचड़ और कीचड़ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी लोगों के बनाए गए इस वीडियो में खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले पानी का लेवल कहां था, लेकिन अब वो लेवल कहां पहुंच गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों में दहशत है। सुनिए वहां के लोग क्या कह रहे हैं।
2-4 दिन पहले जो है ना वो पानी का लेवल यहाँ तक था और जब इंडिया की तरफ से जो है ना वो पानी रोक दिया गया तो ये आप सामने देख सकते हैं कि जो ये दरिया ये कितनी दूर चला गया। अब हम कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की और अंदर जाके जो है ना वो अपडेट देते हैं आपको। ये सामने आप देखें, ये देखें बिल्कुल जो है ना वो ये रेत जो है वो गीली है। ये इस बात का सबूत है 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी पानी था और जब इंडिया की तरफ से जो है ना दरिया चनाब का जो पानी है वो रोक दिया गया, उसके बाद जो है ना ये पानी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो कमियाँ आ रही है। 2-4 दिन पहले तो देखा आपने, नदी का पानी पूरी तरह से सूखता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे अब पानी सूखता जा रहा है। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान तिल तिल कर प्यासा मर रहा है और तड़पने को मजबूर है। पाकिस्तान की आवाम पानी के लिए मोहताज होती जा रही है। तो शहबाज शरीफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के एक्शन का रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं मुझे बचा लो, लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि खून और पानी एक साथ बिल्कुल नहीं बहेगा। कल तक जो पाकिस्तान भारत को सिंधु जल समझौता निलंबित करने पर खून बहाने वाली गीदड़ भभकी दे रहा था, उस पाकिस्तान की शायद अकल ठिकाने आ गई है और उसके पीछे की वजह पाकिस्तान से ही आया सूखती जा रही चिनाब नदी का नया वीडियो है, जिसमें पाकिस्तानी खुद चिनाब की हकीकत बयां कर रहे हैं। 2-4 दिन पहले जो है ना वो पानी का लेवल यहाँ तक था और जब इंडिया की तरफ से जो है ना वो पानी रोक दिया गया तो ये आप सामने देख सकते हैं कि जो ये दरिया ये कितनी दूर चला गया। अब हम कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की और अंदर जाके जो है ना वो ये देखें बिल्कुल जो है ना वो ये रेत जो है वो गीली है। सूखता गला लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हर बार की तरह यूएन में रोना शुरू कर दिया है। इस बार रोने की वजह थी पानी। यूएन में शहबाज कह रहा है कि भारत का फैसला बहुत खतरनाक है, यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, इससे पाकिस्तान की 24 करोड़ लोगों की जिंदगी पर खतरा बन सकता है। शहबाज, खतरा है या नहीं, ये तो भारत पर हमला करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि भारत को कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता नहीं है। शहबाज तो शहबाज, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित की जुबान पर भी पानी ही चढ़ा है। इस वक्त भी भारत अपनी कुछ न कुछ चालाकियां तो कर रहा है हमें परेशान करने की, पानी की हद तक, और पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते। और आई एम श्योर कि हमारे जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं या जो इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सब एक उनको इकट्ठा करके एक हमने कोई पॉलिसी हम यकीनन कुछ ना कुछ तरतीब दे रहे होंगे। पाकिस्तान की हालत ठीक वैसी ही हो गई है जैसे बिना पानी मछली की होती है। हर तरफ से हताशा हाथ लगने के बाद निराश पाकिस्तान अपनी लंबित पड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के संघीय योजना मंत्री एहसान इकबाल का कहना है कि डायमर भाषा बांध सहित सभी जल संबंधी परियोजनाओं का काम जल्द पूरा किया जाएगा और इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर पैसा आवंटित किया जाएगा। प्यासा पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है और पाकिस्तान का भीख वाला कटोरा तो खाली है। तो भारत पाकिस्तान पर नई वाटर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले भारत ने बड़ा फैसला लिया। बैठक हुई और बैठक के बाद 5 निर्णय, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला था इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना। सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया, जिसके तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी पर रोक लगा दी गई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी, जिसके बाद ऐसा पहली बार हुआ कि भारत से पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी सूखी दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब चिनाब नदी के बाद भारत पाकिस्तान में जाने वाली झेलम के पानी को रोक लेगा, क्योंकि यहाँ झेलम नदी पर 38 साल से बंद पड़े तुलबुल वाटर प्रोजेक्ट को भारत फिर शुरू करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान पर ये नया वाटर बम फटना तो तय है और साथ ही पाकिस्तान तड़पने को मजबूर हो जाएगा। सिंधु नदी जल समझौता निलंबित होने से पाकिस्तान में पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं और अब भारत एक और वाटर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। तुलबुल प्रोजेक्ट क्या है और क्या तैयारी है? दरअसल
उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर वुलर झील है और 1984 में भारत ने तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू किया था। पाकिस्तान के विरोध पर 1987 में काम रोक दिया गया। वुलर झील के मुहाने पर तुलबुल नेविगेशन बैराज बनाया गया था। 440 फीट लंबा लॉक कम कंट्रोल नेविगेशन सिस्टम भी था और वो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। तुलबुल प्रोजेक्ट में 3 लाख अरब क्यूबिक मीटर की स्टोरेज क्षमता तैयार की गई थी। दक्षिण से उत्तरी कश्मीर तक 100 किलोमीटर का कॉरिडोर भी बनता, जिससे झेलम नदी का पानी नहीं सूखता और 1 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई भी हो जाती। साथ ही हाइड्रो पावर प्लांट बनाकर बिजली का उत्पादन भी करना था, लेकिन 38 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ। लेकिन अब इसकी शुरुआत होती दिख रही है, तो भारत के किसानों को ना सिर्फ इससे फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान में हाहाकार मचेगा। खुद ही समझा जा सकता है अभी चिनाब पानी का, जब नदी का पानी जब सूख रहा है तो लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, और जब झेलम का पानी सूखेगा तो फिर क्या होगा। तो भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक क्या की कि दुश्मन को समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेने का असर क्या हो सकता है, और जो असर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए बंद करने से हो रहा है उसका पाकिस्तान खुद गवाह भी है। उसे महीने भर के अंदर समझ आ गया है कि पानी नहीं मिला तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों का गुस्सा, आवाम का गुस्सा दिख रहा है। पहले ही दुनिया के सामने कटोरा फैला रहे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और कुछ दिन और ऐसे ही रहे तो हाल और भी खस्ता हाल हो जाएंगे। पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने लगेगा। इसकी शुरुआत वहां हो भी चुकी है। इसलिए तो पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आ गया है और कह रहा है कि पानी की ऐसी समस्या है कि पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और हिंद के आगे गिड़गिड़ाते हुए पानी दे दो ये कह रहा है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। वहां के सांसद क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। तो सुना आपने, पाकिस्तान पर भारत की एक के बाद एक स्ट्राइक से पाकिस्तान बेहाल है, कमर टूट चुकी है। सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद प्यासा मरने को मजबूर पाकिस्तान अब परियोजनाओं में तेजी लाने की बात तो कर रहा है, लेकिन वो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा लाएगा कहां से, क्योंकि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और शायद इसलिए पाकिस्तान ने पैसों का जुगाड़ करने के लिए अपने ही देश के लोगों पर बोझ डालना शुरू कर दिया है। सही सुना आपने। अभी तक आटा तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तानी जूझ रहे थे, परेशान थे, गुस्सा जता रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। आवाम को अब बसों में सफर करने के लिए दुगना पैसा देना होगा, क्योंकि शहबाज सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सरकारी बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। सरकारी बसों के लिए किराए में 100% का इजाफा किया गया है, यानी पहले जो सफर 50 रुपए में पूरा होता था उसके लिए अब 100 रुपए आवाम को देने होंगे। किराए में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान की जनता में शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट उठा और नाराजगी जताते हुए भी वो दिखे। भारत को आंख दिखाना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ा ये वो शायद जान चुका है। 4 दिनों की ऑपरेशन सिंदूर में ही पाकिस्तान को अरबों रुपयों का नुकसान हो चुका है। एक तो कंगाली और ऊपर से नुकसान, और अपनी इस कंगाली को दूर करने के लिए शहबाज सरकार अपनी ही आवाम पर मनमाना टैक्स थोपने में लग गई है। एक तरफ आतंकिस्तान में आटा तेल के भाव 7वें आसमान पर हैं, तो अब सरकारी बसों का किराया 100% बढ़ा दिया गया है। हम स्टूडेंट कहाँ से दे सकते हैं इतना किराया। पहले तो इन्होंने 50 रुपीज़ रखे, उसकी वजह से सब वैन्स वगैरह बंद हो गई। अब ये लोग भी 100% 50% ही इसका ऊपर कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। इस्लामाबाद की सरकारी बसों का किराया बढ़ा तो आवाम का गुस्सा फूट पड़ा। शहबाज को कोसते हुए सारी पोल पट्टी खोलने में लग गए। हमारे लिए किराए बढ़ाया जाना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। किराए को फिलफौर हुकूमत जो है वो कम करे और इस नोटिफिकेशन को वापस ले। कर्ज
में दबी शहबाज सरकार अपने लोगों पर टैक्स थोप कर राहत पाने की उम्मीद कर रही है, लेकिन भारत की तैयारी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की है। बताया जा रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाले 20 अरब डॉलर के कर्ज वाले पैकेज को भारत रोक सकता है। इसी से डरा पाकिस्तान तिलमिला रहा है, डर रहा है कि अगर भारत को कामयाबी मिली तो पाकिस्तान का क्या होगा। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा FATF लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। पाकिस्तान को अभी हाल ही में IMF से कर्ज की एक किश्त मिली है, लेकिन कर्ज तले शहबाज ने उन पैसों को मसूद अजहर को मुआवजे के तौर पर बांटना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के हालात पूरी दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान कटोरा लेकर देश देश घूम रहा है और मदद की भीख मांग रहा है। वहीं भारत का कद बढ़ता जा रहा है। भारत की ताकत, भारत का सम्मान लगातार विश्व में बढ़ता जा रहा है। ये भारत की नीतियां हैं जो भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से पीछे जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी भी 5 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। वो तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान जाकर वहां भीख मांगने वाले हैं, जो हरकतें वो पहले भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। अब केवल अमेरिका, चीन, जर्मनी ही भारत से बड़े हैं और भारत चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत ने आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल नीति आयोग की CEO BVR सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ भारत ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है और वो दिन दूर नहीं है जब मोदी सरकार में भारत चौथे नंबर से तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जर्मनी और भारत की अर्थव्यवस्था का जो डिफरेंस है वो कुछ ज्यादा नहीं है। अभी आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अब नंबर 3 ज्यादा दूर क्यों नहीं है ये भी समझ लीजिए। अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है 30.51 ट्रिलियन डॉलर के साथ। वहीं दूसरे नंबर पर है चीन 19.23 ट्रिलियन डॉलर के साथ। जर्मनी की बात करें तो 4.74 ट्रिलियन डॉलर और भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी 4.187 ट्रिलियन डॉलर। अब आपने देखा कि भारत और जर्मनी के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है और इस वजह से कहा जा रहा है, BR सुब्रमण्यम की तरफ से भी कहा गया है कि वो वक्त दूर नहीं होगा जब 2 से 3 साल के अंदर भारत तीसरी नंबर पर आ जाएगा और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को महाशक्ति बचाने का जो सपना देखा था वो अब पूरा होता दिख रहा है। भारत अब उस रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। उससे अब बहुत दूर नहीं रह गया है भारत। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत एक पायदान ऊपर चढ़ चुका है और एक और ऊपर पायदान चढ़ना बाकी है, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। पाकिस्तान जो खुद को भारत से बेहतर बताने की कोशिश में लगा रहता है, शायद आज की रात उसे नींद नहीं आने वाली, क्योंकि भारत ने आज वो मुकाम हासिल किया है जो शायद पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता है। भारत जापान को पछाड़ते हुए चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही अब चर्चा तीसरे नंबर पर आने की होने लगी है और नीति आयोग के CEO का कहना है कि यहां तक पहुंचने के लिए भारत को 2 से 3 साल ही लगेंगे।
It's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. मोदी सरकार का सपना भारत को विकसित भारत बनाने का है और इसीलिए एक दिन पहले पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने वाला प्लान भी बताया। बैठक में 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की, जिसमें पीएम मोदी सभी को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने वाली नसीहत देते दिखे। साथ ही ये भी बताया कि केंद्र और राज्य अगर एक साथ काम करेंगे तो कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार ने भारत को जो तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का सपना देखा है वो जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन इस इकोनॉमी से आम जनता पर, आप पर क्या असर पड़ेगा और आपको इसका क्या फायदा होगा, ये भी समझ लीजिए। दरअसल रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे और अर्थव्यवस्था से रोजगार के अवसर, नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जॉब्स बढ़ेंगी, लोगों को फायदा मिलेगा। टेक्नोलॉजी, विनिर्माण के क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ जाएंगे और इससे बेरोजगारी कम होगी, लोगों को फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि ग्लोबल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल वैश्विक प्रभाव पड़ना है, जिससे अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जाता है और अपनी बात रखता है तो उसको और भी ज्यादा तवज्जो मिलेगा। G20, IMF जैसे मंचों पर प्रभाव बढ़ जाएगा और इससे भी भारत को फायदा होगा ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी। इकोनॉमिस्ट इसको लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आकाश जिंदल ने क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान दुनिया की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी टीम के कुछ बहुत बढ़िया फैसले, कुछ बहुत बढ़िया पॉलिसीज हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान आज ग्लोबल मंदी, ग्लोबल स्लोडाउन के समय भी हिंदुस्तान तेजी से बढ़ रहा है और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इसे और आगे बढ़ाने पर भी लगातार काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन एकदम क्लियर कर आगे बढ़ रहे हैं और उनका विजन क्लियर है, जो देश के विकास में बाधा बनेगा उसे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर चाहे वो आतंकवाद हो या फिर आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान क्यों ना हो, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी पहले ही ये क्लियर कर चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर केवल रुका है, खत्म नहीं हुआ है। यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर ही तो है जो नए भारत की तस्वीर है। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार क्या कहते नजर आए और इससे विजन को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ रुका है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं और विदेश मंत्री भी ये साफ कर चुके हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, नए भारत की तस्वीर। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। सिंदूर भारत की ताकत का प्रतीक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। विश्व में आतंकिस्तान की पोल खोल। Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. दुनिया में भारत का फिर बजा डंका। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है। 4थे पे पहुंच गए, जल्दी 3रे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1। भारत रहेगा नंबर 1।
इकोनॉमी में जापान को पीछे छोड़ा। बहुत खुशी है हमें, जो हमारे इंडिया है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इससे भी आगे और जाएंगे अपन। आत्मनिर्भर भारत इनका जो है सपना है ये मन साकार हो रहा है। पाक में हाय हाय महंगाई, भारत की वाहवाही, हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान क्या कुछ तैयारी की गई है, किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला गुजरात दौरा है। 2 दिनों की गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे। रोड शो को लेकर अहमदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह सिंदूर की डिब्बियां रखी गई हैं, कटआउट ब्रह्मोस मिसाइल के लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को धूल चटाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस के कटआउट के साथ सैनिकों के कटआउट्स भी लगाए गए हैं। ये वही मिसाइल है जिसने पाकिस्तान और चीनी और तुर्की के ड्रोन और मिसाइलों को निस्तनभूत कर दिया था। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कल गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिनों के दौरे के दौरान पीएम मोदी गुजरात के 5 शहरों का दौरा करेंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद में रोड शो भी करने वाले हैं। तिरंगा चौक से इंदिरा ब्रिज तक होने वाले रोड शो को लेकर खास तैयारी की गई है। रोड शो वाली जगह को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहली बार रोड शो करेंगे। देखिए ये तिरंगा चौक है, तिरंगा चौक से होते हुए जो है इंदिरा ब्रिज तक पीएम मोदी का ये रोड शो चलने वाला है। ऐसे में पूरे इलाके को जो है वो तिरंगा से जो है सजाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर जो सजाया गया है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली तस्वीर है वो है ब्रह्मोस की। वही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को निस्तनाबूद किया था। और जगह जगह ब्रह्मोस और भारत के रणबांकुरों के कटआउट्स लगे हुए हैं। अहमदाबाद की एक एक गलियों में, एक एक चौराहों में हमारे सेना की शौर्य गाथा की दास्ता जो है वो बयां कर रही है। पीछे आपको साफ तौर पर ये नजर आ रहा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जिससे जो है पाकिस्तान को किस तरह से हमारे सेना ने धूल चटाया था, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 की गाथा जो है वो अब अहमदाबाद की सड़कों से सुनाई देगी। पीएम मोदी इस दौरान करीब 77,000 करोड़ रुपए की सौगात भी गुजरात वासियों को देंगे और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा इतना क्यों खास है? पीएम मोदी 26 से 27 मई को गुजरात के दौरे पर 2 दिवसीय दौरा रहेगा। दाहोद, भुज, गांधीनगर में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का दौरा करीब 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं पर केंद्रित रहेगा। दाहोद की बात करें तो पीएम मोदी भारतीय रेल के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन यहां पर करेंगे। 9,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके बाद करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी परियोजनाओं की नींव रखते हुए वहां पर दिखेंगे और इसमें रेल, वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ ही कई और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं, जिसकी सौगात गुजरात वासियों को मिलने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें, बांग्लादेशियों के खिलाफ भारत में लगातार नकेल कसी जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने के फिराक में 35 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। हरियाणा के नूह में अवैध 27 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। तो भारत हर मोड़
मोर्चे पर दुश्मन को जवाब देने को तैयार है, फिर चाहे वो बात आतंकवाद की हो, और दूसरी ओर बांग्लादेश के खिलाफ लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है, जवाब दिया जा रहा है और एक एक कर इन संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है और फिर डिपोर्ट भी किया जा रहा है। किस तरीके से भारत के अलग अलग कोने में कार्रवाई की जा रही है, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अवैध तरीके से भारत रहने वाले बांग्लादेशियों पर एक्शन हो रहा है। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने 27 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया, जो ईंट भट्टों के काम में लगे हुए थे। अब इन्हें डिटेंशन सेंटर से वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ महाराजगंज से लगी नेपाल बॉर्डर पर भी खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि 35 संदिग्ध नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में है। महाराजगंज की एक सीमा नेपाल तो दूसरी बिहार से लगती है। महाराजगंज वह जिला है जिसका एक हिस्सा बिहार राज्य से मिलता है और दूसरा हिस्सा नेपाल से मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर। खुफिया एजेंसी से सूचना आई है कि लगभग 35 से 36 लोग ऐसे हैं, संदिग्ध हैं, जो नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करने के जुगत में बैठे हुए हैं। यहाँ आप देखिए कि ये नेपाल से होकर एक पगडंडी आ रहा है जो कच्चा मार्ग है। बाकायदे ये जो लोग अंदर से आ रहे हैं, इनके कागज को देखा जा रहा है। चेकिंग अभियान तेज हो गई है। बॉर्डर से आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है, तो साथ ही वैध दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर के जंगलों में एसएसबी और लोकल पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस तरह से गश्त अभियान तेज हो चुका है, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो या एसएसबी के हमारे जवान हो, वो आप देख लीजिए पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं, गश्त अभियान तेज कर दिए हैं, जांच अभियान तेज कर दिए हैं। जहां जहां से भारत और नेपाल के नागरिकों का आना जाना है वहां पर बाकायदे चेकिंग हो रहा है। उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है। तो एक तरफ घुसपैठियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की नाकाम हरकतों पर भी लगाम कसा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान भारत में जासूसों की फौज खड़ा कर रहा था, लेकिन भारत अब ऐसे गद्दारों पर एक्शन ले रहा है। देश में गद्दारी करने वाली ज्योति जासूस पर भी भारत कार्रवाई कर रहा है। ज्योति से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है और अब उससे जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जो ये बताता है कि ज्योति कैसे देश से गद्दारी कर रही थी और पाकिस्तान के गुणगान भी गा रही थी अपनी वो तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। देश से गद्दारी करने वाली ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। ज्योति के मोबाइल फोन से डिलीट की गई चैट्स को रिट्रीव किया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन का एक्सरे किया जा रहा है और इसी जांच पड़ताल के दौरान पता चला है कि गद्दार ज्योति पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स के संपर्क में रहती थी, जिनमें पाकिस्तान का मशहूर यूट्यूबर ज़ीशान हुसैन भी शामिल है। ज्योति ज़ीशान के साथ मिलकर पाकिस्तान की छवि बेहतर बनाने का काम कर रही थी। खुलासा हुआ कि 2 महीने पहले जब ज्योति धार्मिक वीजा पर पाकिस्तान गई थी, तो वहां उसने ज़ीशान को मैसेज किया था। ज़ीशान ज्योति मल्होत्रा से मिलने कताश राज मंदिर पहुंचा था, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने YouTube पेज पर पाकिस्तान की तारीफों के कसीदे पढ़े। दोनों ने दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में प्राचीन मंदिर और हिंदुओं का कितना ध्यान रखा जाता है, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हिंदू और हिंदू मंदिरों का क्या हाल किया जा रहा है। हम 1-2 साल से बात करते हैं। इतना ही नहीं, ज़ीशान ने अपने वीडियो में ज्योति मल्होत्रा के लिए कहा कि ज्योति हिंदुस्तान की ही नहीं पाकिस्तान के भी एम्बेसडर है, जो पाकिस्तान लाहौर के बारे में भारत में अच्छी जानकारी दे रही हैं। वो हमारी एम्बेसडर है, भारत की एम्बेसडर तो है ही, हमारी भी एम्बेसडर है। हमारे बारे में भी वही बता रही है जाके भारत में और पूरी दुनिया में
जहाँ जहाँ उनकी वीडियोस देखी जाती हैं कि लाहौर एक खूबसूरत शहर है। अब जांच एजेंसियां ये खंगाल रही है कि जीशान सिंह ज्योति ने अटारी बॉर्डर के बारे में और बॉर्डर डिप्लॉयमेंट के बारे में कोई जानकारी तो शेयर नहीं की थी। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश है कि ज्योति ने अली हसन के जरिए जिन 2 पाकिस्तानी ऑपरेटिव से मुलाकात की थी वहां जीशान भी आया था क्या, क्योंकि शक ये है कि ज्योति जीशान के साथ मिलकर अहम जानकारियां ISI को दे रही थी। और अब बात करेंगे बिहार की राजनीति की। विवाद और तेज प्रताप यादव का नाता पुराना है, लेकिन इस बार तो मोहब्बत का इजहार करने के चक्कर में लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर खेला हो गया। लालू के लाल के साथ कमाल हो गया। कल तक मोहब्बत की मिसाल देते घूम रहे तेज प्रताप यादव को उनके ही पिता ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है जो उनकी भावनाएं थी वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। लालू यादव ने ये फैसला तेज प्रताप की एक वीडियो के वायरल होने के बाद उठाया, जिसमें वह एक महिला अनुष्का यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में उनके 12 वर्षों से चल रहे रिश्ते का खुलासा हुआ। तेज प्रताप का नाम अक्सर विवादों में रहता है। तेज प्रताप यादव और विवाद एक ही प्लेट के चट्टे बट्टे लगते हैं। जहां जहां विवाद चलता है वहां वहां तेज प्रताप यादव खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। कभी शिवलिंग से लिपटकर रुद्राभिषेक करना हो या कान्हा बन मुरली बजाना, तेजू भैया इन सब में खूब माहिर हैं। हाल ही में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली है और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। हालांकि जांच में पाया गया कि उनके पास केवल एक फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस है, जो 2021 में समाप्त हो चुका था। इस दावे को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप यादव की हालिया गतिविधियों ने न केवल उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित किया है, बल्कि लालू के हिसाब से तो आरजेडी की छवि पर भी असर डाला है। पार्टी से निष्कासन और विवादित वीडियो ने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब देखना ये है कि वह संकट से कैसे उबरते हैं और भविष्य में उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ आज के लिए न्यूज का एक्सरे में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।